राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी सेक्युलर थे, इसलिए देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, लेकिन मोदी जैसा कट्टरवादी छवि वाला शख्स देश का पीएम नहीं बन सकता। हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में उन्होंने बातें कही। भोपाल में लोकायुक्त की टीम ने ज्वाइंट कमिश्नर राजस्व रविकांत द्विवेदी के घर छापेमारी की है। इस दौरान अधिकारी के घर से 2 फैक्ट्री समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ड्यूटी चोरी मामले में आज सुनवाई होगी। मियाद खत्म होने के बाद भी जेएसपीएल जवाब देने में नाकाम रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 66वीं पुण्यतिथि है। पूरा देश बापू को नमन कर रहा है। राजघाट पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधी आबादी की इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की अगर बात की जाए तो आज वो हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। घर और ऑफिस की जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती हैं। इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस करना भी उन्हें बखूबी आता है और शायद यही वजह है कि महिलाओं को होम मिनिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन अब यही होम मिनिस्टर मैनेज कर रही है लार्ज स्केल के फाइनेंसेस। जी हां, फाइनेंस सेक्टर में भी महिलाओं ने अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना जरूरी है महिलाओं का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और साथ ही देश की तरक्की में भी कितना इंपॉर्टेंट है, आज इसी पर बातचीत। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कब से बढ़ा फाइनेंस सेक्टर में महिलाओं का दबदबा और कौन सी है वो शख्सियत जिन्होंने इस सेक्टर में बनाई अपनी अलग पहचान। बात चाहे घर का बजट संभालने की हो या फिर फाइनेंसेस को मैनेज करने की, देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अब वो सिर्फ घर की गृह मंत्री नहीं है, बल्कि उनमें देश की आर्थिक तरक्की में योगदान करने की भी काबिलियत है। हाल ही में हुए एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 में से 1 कंपनी में महिला उच्च पद पर कार्यरत है, जिनमें से ज्यादातर फाइनेंस सेक्टर हैं। परिवार में तो काफी लंबे समय से महिलाएं घर का बजट संभालती आई हैं और शायद यही वजह है कि कहा जाता है बचत महिलाओं के स्वभाव में ही शामिल है और उनकी इसी समझ की वजह से आज महिलाएं आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ के रूप में सामने आ रही हैं। फाइनेंस सेक्टर में टॉप मोस्ट पोजीशंस को होल्ड कर रही हैं, फिर चाहे बात देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य की, या फिर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर की, या एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा की। इन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर में न सिर्फ अपना एक अलग नाम कमाया है, बल्कि ये साबित किया है कि महिलाएं भी लार्ज स्केल पर फाइनेंसेस को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर के अलावा भी ऐसे बहुत से नाम हैं जो आज देश की आर्थिक तरक्की में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, जैसे पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई, बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ। बैंकिंग क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक करीब 3 दशक पहले तक महिलाएं सिर्फ क्लेरिकल जॉब्स में ही नजर आती थीं। लेकिन बदलते वक्त के साथ महिलाओं की पहचान भी बदली है। आज वो न सिर्फ लीडिंग पोजीशन में हैं, बल्कि वो आर्थिक मामलों में सलाह देने का काम कर रही हैं। तो कई ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है।
धीरे धीरे भारतीय महिलाएं वो सारे मिथ तोड़ती जा रही हैं जिनमें इन्हें फाइनेंस सेक्टर के योग्य नहीं समझा जाता था। अपनी इस इमेज को तोड़ते हुए आज महिलाएं आर्थिक जगत की विश्वसनीय साथी बनकर उभरी हैं। फाइनेंस सेक्टर में उनका दखल बढ़ा है, लेकिन अभी भी और अवेयरनेस की जरूरत है। महिलाओं को ये समझना होगा कि उनके लिए भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर वो एम्पावर होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो इससे न केवल उनकी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश की तरक्की में भी आधी आबादी अपनी अहम भूमिका दर्ज करा पाएगी। रेनू नेगी, जी मीडिया। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लखनऊ से जुड़ी हैं परवीन तलहा जी, जो यूपीएससी की पूर्व सदस्य रही हैं। 1968 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चुनी जाने वाली पहली मुस्लिम महिला होने का भी गौरव हासिल है। हाल ही में इन्हें इनकी प्रशासनिक सेवा के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनकी एक खास बात यह भी है कि ये लिखती भी है और इन्होंने लखनऊ की तरजीह पर भी लिखा है। माइनॉरिटी वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है परवीन तलहा जी। परवीन जी, स्वागत है आपका। और साथ में हमारे साथ एल्प्स कॉस्मेटिक क्लिनिक की डायरेक्टर यहाँ पर भारती तनेजा जी मौजूद है नोएडा स्टूडियो से। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। परवीन तलहा जी, पहला सवाल आपसे ही करना चाहती हूँ। आप एक मिसाल हैं महिलाओं के लिए जो खुद को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है उन्हें जब वो अपने पैर घर के दहलीज से आगे बढ़ाती हैं। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि कैसे आपने अपना ये सफर तय किया, शुरुआत कैसे की? देखिए, हमारा सफर कुछ दूसरी तरह का था, क्योंकि मेरे वालिद और मेरी वालिदा, मेरे माँ बाप दोनों मुझे एनकरेज कर रहे थे बाहर निकलने के लिए और आईएएस में बैठने के लिए। मगर जब मैंने आईएएस ज्वाइन किया, उस वक्त औरतें कम थीं सर्विस में, और ये था कि अभी तक एक शख्स की नजर से देखी जाती थी। शक की नजर इसलिए कि ये नहीं समझा जा रहा था कि क्या ये औरतें इस हाई लेवल पे सही तरह से काम कर पाएंगी, वो सब डिलीवर कर पाएंगी जो मर्द कर लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए शुरू में तो हमें अच्छी चैलेंजिंग पोस्टिंग्स नहीं मिलती थी, मगर मुझे साबित करना पड़ा, मुझे प्रूव करना पड़ा कि मैं भी अपनी मेल कुलीग्स की तरह काम कर सकती हूँ, डिलीवर कर सकती हूँ और कामयाब हो सकती हूँ। उसके बाद ही मेरे बॉसेस ने समझना शुरू किया और मुझे चैलेंजिंग जॉब्स दिए। उसके बाद तो मिलते ही रहे जी। तो मैंने हर लेवल पे प्रूव किया। बिल्कुल बिल्कुल, और मिसाल भी आपने कहीं ना कहीं जरूर दे दी, क्योंकि आप किसी जी बिल्कुल परवीन जी, वाकई एक हिम्मत मिलती है शायद उन महिलाओं को आपको देखकर कि जो आगे बढ़ना चाहती हैं, और एक तरह से रुकावटें कैसे आती हैं ये भी समझने को मिलता है। भारती जी, आपसे भी यही सवाल करना चाहती हूँ कि जब भी अगर हम रेवेन्यू की बात करें, फाइनेंस की बात करें, तो महिलाओं पर उतना विश्वास नहीं किया जाता। घर को ही देख लें तो पुरुष ये कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारी समझ की चीज है, हम पर छोड़ दो, तुम कैसे हैंडल करोगी। ऐसे में एक मजबूत मुकाम पर पहुंचना एक महिला के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। देखिए, बहुत मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास दोनों तरह के जॉब हैं। आप अपने बिजनेस में बिजी हैं, फाइनेंस भी मैनेज करना है और साथ में घर को भी मैनेज करना है, तो मुश्किल तो होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए मैनेजमेंट की जरूरत है। इफ यू कैन मैनेज। मैंने शुरू किया था सिर्फ 2000 रुपए से, जब मैंने एक ड्रेसिंग टेबल और एक बेड लगा लिया और उससे शुरू किया था, और मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे, जो मेरी सासू जी ने बोला कि मुझे तुम पे विश्वास है, तुम करोगी तो सब कुछ कर जाओगी, और मैंने उसी से शुरू किया। बस हाँ, इतना किया कि जितना भी कमाया सब उसी में डाला, और उसको किस तरह से मैनेज कर करके आगे बढ़ाती रही। और आज हमारे पास 9 क्लिनिक्स हैं और 9 इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो हम बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सिर्फ मुझे लगता है जरूरी है कि आप ठीक से मैनेज कर पाए। जी बिल्कुल, यानी कि सही से एक मैनेज करना भी अपने आप में बहुत बड़ी टेक्निक होती है।
परवीन जी, एक बात आपसे यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम देखें, जिस जगह की आप बात कर रही हैं कि बहुत चैलेंजेस आए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एक ऐसा पद, एक ऐसी जगह जहां शायद महिलाओं पर विश्वास करना कठिन होता था, लेकिन आपने प्रूव कर दिया कि नहीं, अगर मौका दिया जाए तो फिर वो भी दिखा सकती हैं, अपनी उस काबिलियत को कहीं ना कहीं दर्शा सकती हैं। ऐसे में आपसे वही चैलेंज जानना चाहती हूं कि जैसे भी आपने कहा पहले शुरुआत में चैलेंजिंग पोस्टिंग मिलती नहीं थी, लेकिन बाद में मिलती थी, तो यही जो चैलेंजेस आपके सामने आए तो फेस आपने कैसे किया, खुद को प्रूव कैसे किया? देखिए, हमें तो ये कि अगर मेहनत नहीं की जाएगी, अगर हम बोझ नहीं बनेंगे, अगर हम खुद अपने आप को मर्द के बराबर नहीं समझेंगे, तो हम साबित नहीं कर पाएंगे कि हम भी कॉम्पिटेंट हैं, हम भी एबल हैं। सबसे पहले तो हमें खुद प्रूव अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो देखिए, कोई हीरा किसी खान में नहीं मिलता है, हीरा तराशा जाता है, वरना तो वो एक पत्थर है। अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, हम अपने ऊपर एतबार करेंगे, तो हम जरूर कामयाब होंगे। परवीन जी, कई बार अगर आपको कहीं ऐसा लगा हो अपने साबित कर देंगे। जी, एक सवाल और यहाँ समझना चाहती हूँ परवीन जी, कई बार अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं, एक जो जिम्मेदारी वाला पद है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो बहुत जिम्मेदार एक पद होता है, विश्वास जहाँ पर हम देखें अगर तो एक तरह से पहले पुरुषों पर आ जाता है कि नहीं भाई, फाइनेंस की बात हो, रेवेन्यू की बात हो, तो उन पर पहले विश्वास कर लिया जाए, उनकी समझ को पहले तवज्जो दी जाती है। कहीं ऐसी कोई जगह जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझ पर कम विश्वास किया जा रहा है, जबकि विश्वास किया जा सकता है लेकिन किया नहीं जा रहा? देखिए, अक्सर ऐसा हुआ है, मगर देखिए, बहुत बॉसेस के ऊपर भी बहुत प्रेशर्स होते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि वो आपके ऊपर विश्वास न कर पा रहे हैं, मगर इसलिए नहीं कि आप औरत हैं, इसलिए कि उनके ऊपर भी प्रेशर है जी। वो कुछ काम जल्दी चाहते हैं, कुछ काम ज्यादा बड़ा चाहते हैं, जो आप किसी टाइम पर नहीं कर सकती हैं। उस पे आदमी को गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद बॉस बन जाती हैं, आप भी तो किसी की बॉस हैं, आपके ऊपर भी प्रेशर आते हैं, उसी तरह से आपके बॉस के ऊपर भी प्रेशर आए होंगे, तो वो आपकी जर्नी में कहीं न कहीं आपको समझ में आने लगता है कि हमको किस तरह से काम करना चाहिए और डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अक्सर बॉस आपसे नाराजगी भी दिखा सकते हैं, हर वक्त आपकी तारीफ नहीं कर सकते, मगर आपको ये सब समझ के चलना होता है। जी, यानी खुद पर विश्वास करिए, खुद को हिम्मत दीजिए और आगे बढ़ लीजिए, जिस तरीके से बता भी रही है परवीन जी। और भारती जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया 2000 से शुरुआत की थी। भारती जी, अभी आपने बताया जिस तरह से 2000 रुपए से आपने शुरुआत की थी और आज आप जिस मुकाम पर हैं, वाकई वो उन लोगों के लिए मिसाल है जो ये मानते हैं कि नहीं, जब बहुत पैसा आता है तभी कोई चीज शुरू करनी चाहिए। ऐसे में कैसे एक महिला अपने आप को तैयार करे कि नहीं, जितनी पूंजी है उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत तो पहले की जाए और उसके बाद एक बड़ी जिम्मेदारी को होल्ड किया जाए? मुझे लगता है कि अगर आपको अपने काम पे विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, तो फिर आप ये पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें और आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, आपको अपनी राह मालूम है और आप उस पर चलते जाएं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनके पास आज पैसा नहीं है, तो वो भी काम करना चाहती हैं, वो कर सकती हैं, बस उनको अपना काम ठीक से आना चाहिए, नॉलेज पूरी होनी चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, मैनेजमेंट करना आना चाहिए, तो कह सकते हैं। बहुत ऐसे आसान होता है, ज्यादा सारा पैसा हो, देखिए पहला 100 कमाना बड़ा मुश्किल होता है और 100 से कई 100 बनाना बहुत आसान है। आपके पास पैसा है, ढेरों पैसा है, आपने बहुत बड़ा क्लिनिक खोला, बहुत बड़ा पार्लर बनाया, बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, उसे चलाया, तो बहुत आसान है। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर में आपको मुश्किलें आती हैं, आप एक एक चीज खरीदती हैं, एक एक चीज बेचते हैं, आपको काम में दिक्कतें रहती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सिर्फ जरूरत है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए और आपको मैनेजमेंट की स्किल्स आनी चाहिए, अपने काम की स्किल्स भी आनी चाहिए एंड अच्छे लोग मिलने चाहिए,
ये भी बहुत फर्क पड़ता है। तो खुद पर विश्वास हो, हौसले बुलंद हो और कुछ कर जाने की चाह हो तो फिर शायद कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक पाएगी। यही बात हमें परवीन तलहा जी भी बता रही हैं, भारती तनेजा जी भी बता रही हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जब लौटेंगे तो ये जानेंगे कि आखिर जब हार्डल्स आए तो क्या कई बार ऐसा लगा कि नहीं, कदम पीछे हट रहे हैं या हिम्मत छूट रही है। ऐसे में कैसे अपनी हिम्मत को ही खुद का सहारा बनाया, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विलेज वाली रायबरेली है, ये रायबरेली वाली रायबरेली है। इस क्षेत्र में क्रांति और आंदोलन दोनों देखे हैं। वोटिंग ट्रेंड पर बात करें तो वोटर्स लगातार यहाँ पर अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दिखाते आए। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। दो मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो, खुश रहो। तो आधी आबादी में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर कब से बढ़ा फाइनेंस सेक्टर में महिलाओं का दबदबा और कौन सी वो शख्सियतें हैं जिन्होंने इस सेक्टर में बनाई अपनी एक अलग पहचान। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो वाकई मिसाल हैं। परवीन तलहा जी हैं जो यूपीएससी की पूर्व सदस्य रही हैं और एक मिसाल भी इन्होंने दी है जिस तरह से प्रशासनिक सेवाओं के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया परवीन तलहा जी को। तो हमारे साथ खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं एल्प्स ब्यूटी क्लिनिक की डायरेक्टर भारती तनेजा जी। परवीन जी, आपसे एक सवाल और मैं यहां करना चाहती हूं कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो सफर आपका रहा, कई चैलेंजेस आपने फेस किए, लेकिन कोई एक ऐसा चैलेंज हो जब आपको लगा हो फाइनेंशियली कोई एक ऐसा डिसीजन लेना हो जिसमें आपके कदम डगमगा गए हो या एक बार लगा हो कि नहीं अब हिम्मत नहीं साथ दे पा रही है या जो आगे का सफर है वो बहुत मुश्किल भरा हो रहा है, कैसे अपनी हिम्मत को ही ताकत बनाई फिर आपने? देखिए, ऐसा कई बार आदमी को लगता है और मुझे भी लगा। मैं नारकोटिक्स में भी थी जब पहले तो डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर थी लखनऊ की, लखनऊ में पोस्टेड थी मगर पूरे यूपी के लिए थी। तब बहुत लीकेज हो रही थी अफीम की और हीरोइन बनने लगी थी इधर उधर। मैं अर्ली 1980s की बात कर रही हूँ जब मेरी पोस्टिंग थी। तो मैं नई नई इस फील्ड में आई थी नारकोटिक्स में, और लोग ये याद रखिए कि सिर्फ बॉसेस
आपके रास्ते में नहीं ऑब्स्ट्रक्शंस डालते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी डालते हैं जी। क्योंकि सबऑर्डिनेट्स एक तरह के काम करने के आदी होते हैं। जब आप पहुंचते हैं तो आपका तरीका दूसरा होता है, उसके खिलाफ अक्सर सबऑर्डिनेट्स हो जाते हैं और सबऑर्डिनेट्स अक्सर आपको डाउट से देखते, वो उनको भी वक्त लगता है आपको समझने में। ऐसे मौकों पे अक्सर लगता है कि शायद आप जो कर रही हैं उसमें आपको कामयाबी ना मिले। अक्सर ऐसा लगता है कि शायद अगर कामयाबी नहीं मिलना तो ना ही करें, मगर फिर अगर आप में हिम्मत है जी, आप अपना काम जानती हैं, सबसे पहले तो आपको अपना काम सीखना है, सारे हालात सीखना है, अपने एटमॉस्फेयर के बारे में जानना है, उसके बाद ही आप काम कर सकती हैं। जैसे अब मैंने कहा अफीम की बहुत लीकेज हो रही थी, मैं हफ्तों रही हूं देहातों में ये देखने के लिए कि अफीम की काश्त कैसे, पोस्ते की काश्त कैसे होती है, किस तरह से सोइंग से लेकर के लैंसिंग, वेमेंट और फैक्ट्री तक कैसे अफीम पहुंचती है, कहाँ स्टोर की जाती है, जो लंबरदार हैं वो क्या काम करते हैं, काश्तकार की कहाँ तक रोल होता है, उसके घर में कहाँ पर स्टोरेज होता है, उसका क्या ताल्लुक होता है, क्या वो ड्रग ट्रैफिकर से उसका ताल्लुक पैदा हो गया है या होने वाला है, ये सब आपको सीखना पड़ता है और वो ऑफिस में बैठ के नहीं सीखा जाता है। उसके लिए अक्सर आपको फील्ड में जाके हफ्तों गुजारना पड़ते हैं अनकंफर्टेबल कंडीशंस में। वो मैंने किया उस वक्त जब लड़कियां बहुत कम थी और मैं भी बहुत कम उम्र थी, और जब मुझे वो सब मैंने सीख लिया, समझ लिया, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आई और मैंने ये प्रूव कर दिया। मेरे सबऑर्डिनेट्स भी मेरे साथ होने लगे, मेरे बॉसेस भी मुझ पे थोड़ा एतबार करने लगे। मगर हाँ, जैसे कि आपने कहा, अक्सर ऐसे काम ऐसा वक्त आया जब लगा था कि क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल परवीन जी, और कहीं ना कहीं आपकी बातों से ही झलक रहा है कि अगर एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो फिर पैर डगमगाते नहीं है, अपने आप पैर खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं और बता देते हैं सही रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़ लिया जाए। भारती जी, यही बात आपसे मैं करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बताया कि कम पूंजी से आपने एक बहुत बड़ी पूंजी तैयार की, ऐसे में यही जानना चाहती हूँ एक महिला के लिए, जब वो चाहे वो बिजनेस कर रही हो या फिर कोई बड़ा उसको फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, पुरुषों के लिए तो आसान होता है कहीं से भी पैसे को अरेंज कर लेना, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए इन फाइनेंशियल टर्म्स को, अपने अकाउंट्स को, और फिर अपने ही पैसे से आगे बढ़ लिया जाए? मुझे लगता है कि अगर आप में विश्वास है तो कोई मुश्किल नहीं होता। मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कभी एक बार शुरू में लगा था कि बहुत मुश्किल है, तुम इतना सारा पैसा जब उधार लोगी या कहीं से किसी, चाहे गवर्नमेंट से चाहे किसी से भी, तो वापस करना भी मुश्किल होगा। उनको थोड़ा सा लगा था, हालांकि मुझे कभी जिंदगी में लगा ही नहीं कि कोई मुश्किल है। मैं हमेशा पॉजिटिव शायद देखती हूँ। घर वाले बोलते हैं कि तुम हमेशा सफेद सफेद देखती हो, काला तुम्हें कभी दिखता ही नहीं, और सचमुच में मुझे कभी काला नहीं दिखा, क्योंकि मुझे हमेशा विश्वास रहा है कि आज मैं इतना पैसा एड पे खर्च करती हूँ, इतने लोग आएंगे एंड आई विल गेट द मनी बैक, तो मुझे कोई टेंशन होती ही नहीं है। हाँ, ये होता है कि आप बहुत सारा पैसा होता है तो बहुत आसानी से बिजनेस कर लेते हैं, एड देना आसान है, बहुत बड़ा क्लिनिक बनाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, काम करना आसान है, क्लाइंट्स को बुलाना आसान है, सब कुछ आसान होता है। लेकिन कम पैसे में थोड़ी मुश्किल ये जरूर आती है कि आपको मुश्किलात होती है कि आपको पैसा, आपके पास आप नया काम सीख के आए। जैसे मैं बहुत सारे 1990 की बात करूँ तो मैंने इतने सारे कोर्सेज सीखे थे, परमानेंट मेकअप तब सीखा था, नेल कल्चर तब सीखा था, लेकिन इतना पैसा नहीं होता था कि उसकी बहुत सारी ऐड दे सकूं, लोगों को पहुंचा सकूं, बता सकूं कि मुझे ये आता है या ये काम बहुत अच्छा है। तो उतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते थे, उतने लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता था, इसलिए थोड़ा धीरे चला काम। लेकिन ये मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगा कि मैं ये करूंगी और ये सीखूंगी या इतना पैसा खर्च करूंगी तो वापस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट। यानी विश्वास हो, एक पॉजिटिव मोटिवेशन हो, पॉजिटिव विजन हो, तो फिर अपने आप हमें वो हिम्मत मिल जाती है। परवीन तलहा जी, आप भी इस खास पेशकश में जुड़ी, भारती तनेजा जी आप इस चर्चा में शामिल हुई, इसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज आधी आबादी में शायद आपको भी उतनी ही हिम्मत मिली होगी इन दो महिलाओं की जर्नी को देखकर, कैसे ये सफलता के मुकाम तक पहुंची है अपनी उन मुश्किलों को, चैलेंज को पूरा करते हुए। और यही कोशिश है हमारी भी आपसे कि आप भी अपने उन कदमों को रोकिए मत, आगे बढ़िए हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राही विलेज वाली रायबरेली है, ये रायबंशजों वाली रायबरेली है। इस क्षेत्र में क्रांति और आंदोलन दोनों देखे हैं। वोटिंग फ्रंट पर बात करें तो वोटर्स लगातार यहाँ पर अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दिखाते आए। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पैनी नजर, सबसे बड़ा फैसला, लखनऊ से लाल किला, यूपी डिसाइड 2014, रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश, अपना देश। प्रायोजक है बजाज ऑटो माइलेज पैक्स का नया सत्य और गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, खुशियों के पल बरकरार। मिठाई सर, किस बात की मिठाई खिला रहे हो भाई? सर मैंने घर फाइनल कर लिया। ठीक है तो आधी ले लेता हूँ। क्यों सर? भाई आधे काम की आधी मिठाई। क्या मतलब सर? अभी तो होम लोन लेना होगा। ले लिया है सर। भारी किस्तें होंगी। हल्की है सर। ब्याज ज्यादा होगा। कम है सर। अरे यार 20 साल में चुका पाओगे पूरा लोन? 30 साल में सर, 30 इयर्स। कहाँ से मिल गया ऐसा लोन? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से सर। ओरिएंटल होम लोन। अब तो पूरी मिठाई खाई ना सर? भाई अब तो खानी पड़ेगी। ओरिएंटल बैंक कॉमर्स। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में ही छोड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन, ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश सरकार का अभिनव कदम, विमेन पावर लाइन 1090। अगर किसी महिला को रास्ते में कोई परेशान करता है या फिर मोबाइल फोन से अश्लील संदेश भेजता है तो वुमेन पावर लाइन के टोल फ्री नंबर 1090 पर फोन करें। ये नंबर यूपी में कहीं से भी लगाया जा सकता है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सभी फोन कॉल्स महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सुनी जाएंगी। साथ ही शिकायतकर्ता को मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस स्टेशन आने की जरूरत भी नहीं है। वुमेन पावर लाइन सेवा 1090 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है। पड़े मुसीबत पुलिस बुलाएं, मदद के साथ सुरक्षा पाएं। नमस्कार, आपकी आवाज को समझने और सुनने के लिए उत्तर प्रदेश की वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि रायबरेली में हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। ये राही विलेज वाली रायबरेली है, ये रायवंशजों वाली रायबरेली है। इस क्षेत्र ने क्रांति और आंदोलन दोनों देखे हैं। एक समय में यहाँ पर व्यापार चरम पर था, विकास की गंगा यहाँ पर बहती थी। लेकिन अब की अगर बात करें तो यहाँ पर भूमि पूजन शिलान्यास जरूर होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इस पर हम इस डिबेट के जरिए आपकी आवाज में बात करेंगे। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से बात करें तो बहुत संभव है कि कांग्रेस जो यहाँ पर मजबूती से दिखती है, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ जाएं। ऐसे में एसपी, बीएसपी, बीजेपी से भी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार वो डमी कैंडिडेट न उतारकर एक मजबूत उम्मीदवार मैदान पर उतारे। वोटिंग ट्रेंड पर बात करें तो वोटर्स लगातार यहाँ पर अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दिखाते आए। कागजों तक और फाइलों तक चमकती रायबरेली की दरअसल हकीकत का ये जानने के लिए सबसे पहले क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे। जो जनप्रतिनिधि है उनका लोकसभा चुनाव 2014 के मद्देनजर क्या एजेंडा है, इस पर बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम समाजवादी
समाजवादी पार्टी से बात कर लेते हैं। आप सभी जनप्रतिनिधियों का स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में अगर आपको आगे आना है, विधानसभा चुनाव की तरह जीत दर्ज करनी है, तो आपके मुद्दे क्या होंगे? विकास का मुद्दा होगा और जो सरकार की लोकतंत्र जो योजनाएं हैं उनको जनता के बीच में ले जाएंगे हम लोग और उसी के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। आप नगर पालिका अध्यक्ष है, मैं आपसे आपके इस कर्म क्षेत्र की बात कर लूं। यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या है, यहाँ पर गंदगी का अंबार है। ऐसा जो वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो चमकती है वो सोनिया गांधी के दौरे के समय क्यों चमकती है? इस पर आपका किस तरीके से ध्यान है? नहीं, ऐसा ये तो आपका आरोप बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको गड्ढों वाली सड़क पूरी रायबरेली में दिखी ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 100%, लेकिन मैं जब से बैठा हूँ मैंने कोशिश की है कि पहले जो 50 साल से जो बदतर हालत थी उसको मैंने सही करने की कोशिश की। आपकी प्राथमिकता क्या है? सही साफ पानी